मन में एक सपना होता है, कुछ बड़ा करने का, कुछ नया पाने का और एक ऐसा जीवन जीने का जो सिर्फ ज़रूरतों से नहीं बल्कि उद्देश्यों से भरा हो। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है या फिर उन्हें जो अमीर घरों में पैदा होते हैं। नेपोलियन हिल ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने इस किताब में बताया कि सफलता कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विज्ञान है जिसे हर कोई सीख सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन में उतार सकता है। उन्होंने 25 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों से बातचीत की, जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रू कार्नेगी, और उनके अनुभवों से 13 ऐसे सिद्धांत निकाले जो किसी को भी सोच से अमीर बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, यह सिखाती है कि कैसे इच्छा, विश्वास, कल्पना और दृढ़ता जैसे गुणों को अपनाकर कोई भी इंसान अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। यह किताब कहती है, अगर तुम सोच सकते हो तो तुम पा भी सकते हो। यह एक यात्रा है, मन की गहराई से शुरू होकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की। यह तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा खुद का मन है, और अगर तुम उसे सही दिशा में प्रशिक्षित कर लो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अध्याय 1, इच्छा सफलता की पहली सीढ़ी। हर महान सफलता की शुरुआत एक छोटी सी इच्छा से होती है, लेकिन यह इच्छा कोई हल्की सी सोच नहीं होती। ये होती है एक तेज चलती हुई आग जो इंसान को चैन से बैठने नहीं देती। लेखक कहते हैं कि अगर तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें उसे सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि उसे पूरे दिल और आत्मा से महसूस करना होगा। एक कहानी से समझते हैं। एक गरीब लड़का था जिसके पास न पैसा था न कोई बड़ा नाम, लेकिन उसके मन में एक सपना था, अमीर बनने का। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने लक्ष्य को लिखा, उसे रोज पढ़ा और हर दिन उस दिशा में काम किया। धीरे धीरे उसकी इच्छा ने उसे रास्ता दिखाया और वह सफल हुआ। लेखक कहते हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य को साफ साफ लिखना चाहिए, जैसे मैं अगले 1 साल में 5 लाख रुपए कमाऊंगा। फिर यह तय करो कि तुम इसके लिए क्या देने को तैयार हो, समय, मेहनत या कोई त्याग। इसके बाद एक ठोस योजना बनाओ। क्या करोगे, कैसे करोगे, कब शुरू करोगे। हर सुबह और रात अपने लक्ष्य को दोहराओ। इसे ऐसे बोलो जैसे कोई मंत्र हो। जब तुम इसे बार बार बोलते हो तो यह तुम्हारे मन में गहराई से बैठ जाता है, और यही इच्छा धीरे धीरे तुम्हारे विचारों, फैसलों और कामों को दिशा देने लगती है। लेखक ने एक और बात कही, इच्छा को विश्वास में बदलना जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे लेकिन भरोसा नहीं करोगे तो वह सपना अधूरा रह जाएगा। इच्छा तब ताकत बनती है जब तुम उसे सच मानने लगते हो। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई सफल लोग जिनके पास शुरू में कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी इच्छा के बल पर आगे बढ़े। उन्होंने अपने सपने को इतना बार दोहराया कि वह उनके जीवन का हिस्सा बन गया। उन्होंने हर असफलता को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और कभी पीछे नहीं हटे। इस अध्याय की मुख्य बातें। सपना देखो, लेकिन उसे धुंधला मत छोड़ो। साफ साफ सोचो कि तुम्हें क्या चाहिए। एक तय रकम सोचो जो तुम कमाना चाहते हो। समय तय करो, कब तक यह लक्ष्य पूरा करना है। योजना बनाओ, क्या करोगे, कैसे करोगे,
कब शुरू करोगे? हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराओ, सुबह और रात, जैसे कोई मंत्र हो। अंत में लेखक कहते हैं कि जब इच्छा इतनी गहरी हो जाती है कि वह तुम्हारे सोचने, बोलने और जीने का हिस्सा बन जाए, तब वह धीरे धीरे हकीकत बनने लगती है। अध्याय 2। विश्वास, आत्मा की शक्ति। जब कोई इंसान किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है तो वह पहला कदम होता है। लेकिन सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता, उसे विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास वह ताकत है जो तुम्हारे मन को यह यकीन दिलाती है कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कैसे विश्वास तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदल सकता है। कल्पना करो, एक किसान है जो बीज बोता है। अगर उसे यह भरोसा न हो कि बीज अंकुरित होगा तो वह उसे पानी भी नहीं देगा। उसी तरह अगर तुम्हें अपने सपने पर विश्वास नहीं है तो तुम उसके लिए मेहनत नहीं करोगे। विश्वास वह भावना है जो तुम्हें हर मुश्किल में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेखक कहते हैं कि विश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक आदत है। इसे तुम अपने मन में धीरे धीरे पैदा कर सकते हो। इसके लिए सबसे असरदार तरीका है आत्म संवाद, यानी खुद से बात करना। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराओ, उसे महसूस करो और यह कहो, मैं यह कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। जब तुम यह बार बार बोलते हो तो तुम्हारा मन उसे सच मानने लगता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि विश्वास सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में जरूरी है। अगर कोई विद्यार्थी सोचता है कि वह परीक्षा में पास नहीं होगा तो उसकी तैयारी भी कमजोर होगी। लेकिन अगर वह विश्वास रखे कि वह सफल होगा तो उसकी मेहनत भी दोगुनी हो जाएगी। लेखक ने यह भी समझाया कि विश्वास और डर एक दूसरे के दुश्मन हैं। जहां डर है वहां विश्वास नहीं टिकता। इसलिए अगर तुम्हें डर लगता है असफलता का, मजाक उड़ने का या खोने का, तो सबसे पहले उस डर को पहचानो और उसे हटाओ। डर को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग। इस अध्याय की मुख्य बातें। विश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, बल्कि अभ्यास से पैदा होता है। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराओ और उसे सच मानो। डर को पहचानो और हटाओ, क्योंकि डर विश्वास को खत्म कर देता है। सकारात्मक सोच और शब्दों का प्रयोग करो ताकि मन मजबूत बने। विश्वास वह ताकत है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने की हिम्मत देती है। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर तुम्हारे मन में सच्चा विश्वास है तो तुम्हारी इच्छा एक दिन जरूर पूरी होगी। विश्वास वह पुल है जो तुम्हारे सपने को हकीकत से जोड़ता है। अध्याय 3। आत्मसंवाद, मन को निर्देश देने की कला। कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक खाली खेत है। उसमें जो बीज बोओगे वही उगेगा। अगर तुम डर, शक और नकारात्मक सोच बोओगे तो जीवन में निराशा ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम उसमें विश्वास, साहस और सफलता के बीज बोओगे तो वही तुम्हारे जीवन में फल देगा। इस अध्याय में लेखक ने यही समझाया है कि आत्मसंवाद, यानी खुद से बात करना, तुम्हारे मन को दिशा देने का सबसे असरदार तरीका है। जब तुम रोज अपने लक्ष्य को दोहराते हो, जैसे मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा, तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, यह तुम्हारे मन के अंदर गहराई से उतरते हैं। धीरे धीरे तुम्हारा मन उन्हें सच मानने लगता है।
यही प्रक्रिया आत्मसंवाद कहलाती है। लेखक कहते हैं कि तुम्हें अपने लक्ष्य को सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उसे महसूस करना होगा जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। जब तुम अपने मन को यह अनुभव कराते हो तो वह तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को उसी दिशा में मोड़ देता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आत्मसंवाद का असर तब और बढ़ता है जब तुम उसे विश्वास के साथ दोहराते हो। अगर तुम सिर्फ शब्द बोलते हो लेकिन मन में शक रखते हो तो वह असर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम पूरे यकीन के साथ बोलते हो जैसे कोई सच्चाई हो, तो वह तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है। लेखक ने यह भी समझाया कि आत्मसंवाद सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए नहीं, बल्कि नकारात्मक सोच को हटाने के लिए भी जरूरी है। अगर तुम्हारे मन में बार बार ये आता है कि मैं नहीं कर सकता, तो उसे बदलो। कहो, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मैं सफल होऊंगा। यह शब्द धीरे धीरे तुम्हारे मन की सोच बदल देंगे। इस अध्याय की मुख्य बातें। आत्मसंवाद वह प्रक्रिया है जिससे तुम अपने मन को प्रशिक्षित करते हो। हर दिन अपने लक्ष्य को दोहराओ और उसे महसूस करो जैसे वह पहले से ही पूरा हो चुका है। विश्वास के साथ बोलो, क्योंकि शक आत्मसंवाद को कमजोर कर देता है। नकारात्मक सोच को पहचानो और बदलो सकारात्मक शब्दों से। मन वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अंत में लेखक कहते हैं कि आत्मसंवाद कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है। अगर तुम इसे रोज करते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे सपनों को सच मानने लगता है, और जब मन मान लेता है तो शरीर, कर्म और परिस्थितियां उसी दिशा में चलने लगती हैं। अध्याय 4। विशेष ज्ञान सफलता की असली पूंजी। इस दुनिया में दो तरह का ज्ञान होता है। एक होता है सामान्य ज्ञान, जो हर कोई जानता है, और दूसरा होता है विशेष ज्ञान, जो किसी खास क्षेत्र में गहराई से समझा जाता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि सिर्फ पढ़ाई या डिग्री से कोई अमीर नहीं बनता। असली सफलता तब आती है जब तुम किसी खास विषय में गहराई से जानकारी रखते हो और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हो। कल्पना करो, एक आदमी है जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसने सिर्फ कुछ ही बातें सीखी हैं, लेकिन वह उन्हें सही समय पर, सही जगह पर लागू करता है। लेखक कहते हैं कि दूसरा व्यक्ति ज्यादा सफल होगा, क्योंकि उसने विशेष ज्ञान को काम में लिया। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि विशेष ज्ञान हमेशा किताबों से नहीं मिलता। यह जीवन के अनुभवों, काम करने की प्रक्रिया और दूसरों से सीखने से भी आता है। अगर तुम किसी क्षेत्र में काम करते हो, जैसे व्यापार, कला, तकनीक या शिक्षा, तो वहां की छोटी छोटी बातें जो तुम रोज सीखते हो, वही तुम्हारा विशेष ज्ञान बनती हैं। लेखक ने यह भी समझाया कि अगर तुम्हारे पास विशेष ज्ञान नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं। तुम ऐसे लोगों की मदद ले सकते हो जिनके पास वह ज्ञान है। यह भी एक समझदारी है, सही लोगों को जोड़ना और उनकी जानकारी का लाभ लेना। एक और जरूरी बात यह है कि विशेष ज्ञान को समय समय पर नया बनाना पड़ता है। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है, और अगर तुम पुराने ज्ञान पर टिके रहोगे तो पीछे रह जाओगे। इसलिए सीखते रहना, अपडेट रहना और अपने ज्ञान को नया रूप देना जरूरी है।
इस अध्याय की मुख्य बातें। सामान्य ज्ञान से ज्यादा जरूरी है विशेष ज्ञान, जो किसी खास क्षेत्र में गहराई से होता है। सिर्फ पढ़ाई से सफलता नहीं आती, बल्कि उस ज्ञान को सही दिशा में इस्तेमाल करना जरूरी है। अनुभव और काम से भी विशेष ज्ञान मिलता है, सिर्फ किताबों से नहीं। अगर खुद के पास ज्ञान नहीं है, तो दूसरों की मदद लेना भी समझदारी है। ज्ञान को समय समय पर नया बनाना जरूरी है, ताकि तुम बदलती दुनिया के साथ चल सको। अंत में लेखक कहते हैं कि विशेष ज्ञान वह हथियार है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। यह तुम्हें वह ताकत देता है जिससे तुम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हो। अध्याय 5। कल्पना विचारों को आकार देने की शक्ति। हर महान आविष्कार, हर बड़ा व्यापार और हर सफल जीवन की शुरुआत एक छोटी सी कल्पना से होती है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि कल्पना वह शक्ति है जो तुम्हारे विचारों को आकार देती है और उन्हें हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाती है। कल्पना करो कि एक आदमी है जो रोज अपने काम में व्यस्त रहता है, लेकिन उसके मन में एक विचार आता है, अगर मैं ये काम थोड़ा अलग तरीके से करूं तो ज्यादा फायदा हो सकता है। वह उस विचार को बार बार सोचता है, उसे कागज पर लिखता है और धीरे धीरे उसे एक योजना में बदल देता है। यही कल्पना उसे एक नया रास्ता देती है और वह सफल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि कल्पना दो प्रकार की होती है, सृजनात्मक कल्पना और सुधारात्मक कल्पना। सृजनात्मक कल्पना वह होती है जो बिल्कुल नया सोचती है, जैसे कोई नई खोज या नया विचार। सुधारात्मक कल्पना वह होती है जो पहले से मौजूद चीजों को बेहतर बनाती है, जैसे कोई पुराना व्यापार को नया रूप देना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कल्पना को जागृत करने के लिए तुम्हें अपने मन को खुला रखना होगा। अगर तुम हर समय व्यस्त रहते हो, तो तुम्हारे विचारों को उड़ने की जगह नहीं मिलती। लेकिन अगर तुम कुछ समय शांत बैठो, सोचो और अपने मन को खुला छोड़ो, तो कल्पना अपने आप आने लगती है। लेखक ने यह भी समझाया कि कल्पना को सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। तुम्हें उसे लिखना, योजना बनाना और कदम उठाना होता है। कल्पना वह बीज है, लेकिन उसे पानी देना, मिट्टी तैयार करना और धूप देना तुम्हारा काम है। एक और जरूरी बात यह है कि कल्पना डर से नहीं आती। अगर तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो तुम्हारी कल्पना दब जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि कल्पना को उड़ने दो, बिना किसी डर के। इस अध्याय की मुख्य बातें। कल्पना वह शक्ति है जो विचारों को आकार देती है। सृजनात्मक और सुधारात्मक कल्पना दोनों जरूरी हैं। शांत समय और खुला मन कल्पना को जन्म देता है। कल्पना को योजना और कर्म से जोड़ो, तभी वह फल देती है। डर को हटाओ, क्योंकि डर कल्पना को रोकता है। अंत में लेखक कहते हैं कि कल्पना वह पुल है जो तुम्हारे मन के विचारों को दुनिया की हकीकत से जोड़ता है। अगर तुम अपनी कल्पना को खुला छोड़ो, उसे दिशा दो और उस पर काम करो, तो तुम्हारा सपना एक दिन जरूर साकार होगा। अध्याय 6। योजना बनाना, इच्छा को क्रिया में बदलने की कला। इच्छा अगर सिर्फ मन में रह जाए तो वह सपना बनकर रह जाती है, लेकिन जब तुम उसे एक ठोस योजना में बदलते हो, तो वह धीरे धीरे हकीकत बनने लगती है। इस अध्याय में लेखक ने यही समझाया है कि सफलता सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि उसे पाने के लिए एक स्पष्ट और ठोस योजना बनानी पड़ती है। कल्पना करो कि तुम्हारे मन में एक सपना है
5 लाख रुपए कमाने का। तुम रोज उसे सोचते हो, महसूस करते हो और विश्वास भी रखते हो। लेकिन अगर तुम यह तय नहीं करते कि कैसे कमाओगे, तो वह सपना अधूरा रह जाएगा। योजना बनाना वही प्रक्रिया है जिसमें तुम अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में बांटते हो। लेखक कहते हैं कि योजना बनाते समय सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। फिर सोचो कि उसे पाने के लिए तुम्हारे पास क्या साधन है, समय, कौशल, संपर्क या अनुभव। इसके बाद यह तय करो कि पहला कदम क्या होगा। जैसे अगर तुम्हें व्यापार शुरू करना है, तो पहला कदम हो सकता है बाजार की जानकारी लेना। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि योजना कभी एक बार में पूरी नहीं बनती। वह बदलती रहती है, सुधरती रहती है। अगर पहली योजना काम न करे तो दूसरी बनाओ। अगर दूसरी भी न चले तो तीसरी। लेकिन रुकना नहीं है। लेखक कहते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं कि सपना गलत था, बल्कि योजना को बदलने की जरूरत है। एक और जरूरी बात यह है कि योजना बनाते समय लिखना बहुत जरूरी है। जब तुम अपने विचारों को कागज पर उतारते हो, तो वे साफ हो जाते हैं। तुम उन्हें देख सकते हो, समझ सकते हो और सुधार सकते हो। इसलिए हर योजना को लिखो, समय तय करो और उसे रोज देखो। लेखक ने यह भी समझाया कि योजना अकेले नहीं बनती। अगर तुम्हारे पास सही लोग हैं जिनसे तुम सलाह ले सकते हो या जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो योजना और भी मजबूत बनती है। इसे लेखक ने मास्टरमाइंड कहा है, यानी ऐसे लोग जिनकी सोच और अनुभव तुम्हारी योजना को दिशा दे सकते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें: सपना को योजना में बदलो, वरना वह अधूरा रह जाएगा। लक्ष्य को छोटे कदमों में बांटो ताकि उसे पूरा करना आसान हो। अगर एक योजना न चले तो दूसरी बनाओ, रुकना नहीं है। हर योजना को लिखो ताकि वह साफ और ठोस बने। सही लोगों की मदद लो ताकि योजना मजबूत हो। अंत में लेखक कहते हैं कि योजना वह पुल है जो इच्छा को क्रिया से जोड़ता है। अगर तुम सोचते हो, विश्वास रखते हो और फिर योजना बनाकर काम शुरू करते हो, तो सफलता तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पाएगी। अध्याय 7: निर्णय दुविधा से बाहर निकलने की ताकत। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस फैसले को टालते रहते हैं, सोचते रहते हैं और अंत में मौका हाथ से निकल जाता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि निर्णय लेने की क्षमता ही सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति है जो व्यापार शुरू करना चाहता है। उसके पास योजना है, इच्छा है, विश्वास भी है, लेकिन वह बार बार सोचता है, क्या यह सही समय है? अगर नुकसान हो गया तो लोग क्या कहेंगे? वह सोचते सोचते समय गंवा देता है। दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जो सोचता है, समझता है और फिर तेज और ठोस निर्णय लेता है। वह आगे बढ़ता है और धीरे धीरे सफल होता है। लेखक कहते हैं कि सफल लोग निर्णय लेने में तेज होते हैं और उसे बदलते नहीं हैं जब तक कोई ठोस कारण न हो, जबकि असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और बार बार बदलते रहते हैं। यह आदत उन्हें कमजोर बना देती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि निर्णय लेने के लिए तुम्हें अपने मन की आवाज सुननी होती है। अगर तुम हर बार दूसरों की राय पर निर्भर रहोगे, तो तुम
कभी अपने रास्ते पर नहीं चल पाओगे। सलाह लेना ठीक है, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। लेखक ने यह भी समझाया कि निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए। कई बार तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो आसान नहीं होते, जैसे नौकरी छोड़ना, नया काम शुरू करना या किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकलना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर साहस है, तो तुम वह कदम उठा सकते हो जो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएगा। एक और जरूरी बात यह है कि निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना जरूरी है। अगर तुम बार बार अपने फैसले बदलते रहोगे, तो तुम कभी किसी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए सोच समझकर निर्णय लो और फिर उस पर डटे रहो। इस अध्याय की मुख्य बातें। निर्णय लेने की क्षमता सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तेज और ठोस निर्णय लो। सोचते सोचते समय मत गंवाओ। अपने मन की सुनो। दूसरों की राय जरूरी है, लेकिन अंतिम फैसला तुम्हारा हो। निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए। डर को हटाओ। एक बार निर्णय ले लो तो उस पर टिके रहो। बार बार मत बदलो। अंत में लेखक कहते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं जिन्होंने सही समय पर सही निर्णय लिया और फिर उसे पूरा करने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। अगर तुम भी अपने मन की सुनो, साहस दिखाओ और ठोस निर्णय लो, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अध्याय 8। दृढ़ता, लगातार प्रयास की ताकत। सपना देखना आसान है, योजना बनाना भी आसान है, लेकिन जब असली मेहनत शुरू होती है, तभी पता चलता है कि कौन टिकता है और कौन हार मान लेता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि दृढ़ता यानी लगातार कोशिश करने की आदत ही सफलता की असली कुंजी है। कल्पना करो कि एक व्यक्ति ने व्यापार शुरू किया। पहले महीने में उसे घाटा हुआ, दूसरे महीने में भी कोई खास फायदा नहीं हुआ, तीसरे महीने में लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी योजना में सुधार किया, नए तरीके अपनाए और चौथे महीने में उसे पहला बड़ा लाभ मिला। यही है दृढ़ता। हर असफलता को सीख में बदलना और आगे बढ़ते रहना। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे हर मुश्किल को चुनौती मानते हैं और तब तक कोशिश करते हैं जब तक लक्ष्य पूरा न हो जाए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि दृढ़ता कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह एक आदत है जिसे तुम अभ्यास से विकसित कर सकते हो। अगर तुम रोज अपने लक्ष्य को याद करते हो, उस पर काम करते हो और खुद को प्रेरित करते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दृढ़ता आ जाती है। लेखक ने यह भी समझाया कि दृढ़ता को बढ़ाने के लिए तुम्हें अपने डर को पहचानना और हटाना होगा। डर तुम्हें रोकता है, लेकिन अगर तुम उसे चुनौती दोगे तो वह कमजोर पड़ जाएगा। साथ ही सकारात्मक सोच, विश्वास और सपनों की स्पष्टता भी तुम्हारी दृढ़ता को मजबूत बनाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि दृढ़ता का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है, बल्कि समझदारी से मेहनत करना है। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा, तो उसे बदलो, लेकिन कोशिश करना बंद मत करो। लेखक कहते हैं कि कई बार सफलता बस एक कदम दूर होती है, लेकिन लोग उस आखिरी कदम से पहले ही हार मान लेते हैं। इस अध्याय की मुख्य बातें। दृढ़ता सफलता की रीढ़ है। बिना इसके कोई सपना पूरा नहीं होता। हर असफलता को सीख में बदलो और आगे बढ़ते रहो। दृढ़ता एक आदत है जिसे अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। डर को पहचानो और हटाओ।
क्योंकि वह तुम्हें रोकता है। समझदारी से मेहनत करो और हर बार योजना को सुधारते रहो। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए लगातार, बिना रुके, पूरे विश्वास के साथ कोशिश करते रहो, तो एक दिन वह सपना जरूर पूरा होगा। दृढ़ता वह ताकत है जो तुम्हें हर तूफान से निकालकर मंजिल तक पहुंचाती है। अध्याय 9। मास्टरमाइंड सामूहिक सोच की शक्ति। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक शानदार विचार है, एक मजबूत योजना है और तुम उसे पूरा करने के लिए तैयार हो। लेकिन रास्ते में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका हल तुम्हें अकेले नहीं मिलता। ऐसे समय में अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग हों जो तुम्हारे जैसे सोचते हैं, तुम्हारे लक्ष्य को समझते हैं और तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। यही है मास्टरमाइंड की शक्ति। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक ही दिशा में सोचते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर एक बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं। यह कोई आम समूह नहीं होता, बल्कि ऐसा समूह होता है जिसमें हर सदस्य अपनी सोच, अनुभव और ऊर्जा से एक दूसरे को मजबूत करता है। लेखक कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक लोग एक ही उद्देश्य के लिए मिलते हैं, तो उनके विचारों की शक्ति एक नई ऊर्जा पैदा करती है। ये ऊर्जा अकेले सोचने से नहीं आती। ये वही है जैसे दो बैटरियां मिलकर ज्यादा ताकत देती हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मास्टरमाइंड समूह बनाने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को चुनना होगा जो ईमानदार, सकारात्मक और समझदार हों। अगर समूह में नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे तो वह ऊर्जा को कमजोर कर देंगे। इसलिए सही लोगों का चुनाव बहुत जरूरी है। लेखक ने यह भी समझाया कि मास्टरमाइंड सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वे खुलकर बात करते हैं, सुझाव देते हैं और एक दूसरे की कमियों को पूरा करते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि मास्टरमाइंड समूह में नियमित बातचीत होनी चाहिए। अगर लोग सिर्फ एक बार मिलें और फिर गायब हो जाएं, तो वह समूह काम नहीं करेगा। लेकिन अगर लोग नियमित रूप से मिलें, चर्चा करें और एक दूसरे की प्रगति पर नजर रखें, तो वह समूह एक शक्तिशाली साधन बन जाता है। इस अध्याय की मुख्य बातें। मास्टरमाइंड का मतलब है ऐसे लोगों का समूह जो एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करें। सही लोगों का चुनाव जरूरी है जो सकारात्मक और समझदार हों। समूह की ऊर्जा अकेले सोच से ज्यादा ताकतवर होती है। भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव मास्टरमाइंड को मजबूत बनाता है। नियमित बातचीत और सहयोग समूह को सक्रिय और प्रभावशाली बनाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में ऐसे लोगों को जोड़ सको जो तुम्हारे सपनों को समझें, तुम्हारी सोच को बढ़ाएं और तुम्हारे साथ मिलकर काम करें, तो तुम्हारी सफलता की गति कई गुना तेज हो जाएगी। मास्टरमाइंड वह ताकत है जो अकेले सपने को सामूहिक हकीकत में बदल देती है। अध्याय 10। कामेच्छा का रूपांतरण, ऊर्जा को सफलता में बदलने की कला। इस अध्याय में लेखक ने एक ऐसी शक्ति के बारे में बात की है जिसे ज्यादातर लोग समझते तो हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पाते। यह शक्ति है कामेच्छा, यानी शारीरिक आकर्षण की भावना। लेखक कहते हैं कि यह भावना सिर्फ
शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह इंसान को अद्भुत रचनात्मकता, प्रेरणा और सफलता की ओर ले जा सकती है। कल्पना करो कि एक युवा है जिसके अंदर बहुत ऊर्जा है। वह आकर्षण महसूस करता है, भावनाएं उठती हैं और उसका मन भटकता है। लेकिन अगर वह उस ऊर्जा को किसी रचनात्मक काम में लगा दे, जैसे कला, व्यापार, लेखन या नेतृत्व, तो वही ऊर्जा उसे महान बना सकती है। यही है कामेच्छा का रूपांतरण। लेखक कहते हैं कि इतिहास के महान लोगों, नेता, कलाकार, वैज्ञानिक ने इस ऊर्जा को समझा और उसे अपने काम में लगाया। उन्होंने अपनी भावनाओं को सिर्फ शारीरिक सुख तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे उच्च उद्देश्य में बदल दिया। यही कारण है कि वे आम लोगों से अलग बन पाए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कामेच्छा की भावना बहुत शक्तिशाली होती है। ये इंसान को प्रेरित करती है, उसे साहस देती है और उसकी सोच को तेज बनाती है। लेकिन अगर यह भावना अनियंत्रित हो जाए तो यह इंसान को भटका भी सकती है। इसलिए जरूरी है कि इसे नियंत्रित किया जाए और सही दिशा दी जाए। लेखक ने यह भी समझाया कि इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य को बहुत स्पष्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ रखना होगा। जब तुम्हारा सपना इतना बड़ा हो कि वह तुम्हारे मन को पूरी तरह भर दे, तो बाकी भावनाएं उसी दिशा में बहने लगती हैं। एक और जरूरी बात यह है कि इस रूपांतरण में संगीत, कला, लेखन, नेतृत्व और सेवा जैसे कार्य बहुत मदद करते हैं। जब तुम किसी रचनात्मक काम में लगते हो तो तुम्हारी ऊर्जा एक सुंदर रूप लेती है। तुम ज्यादा प्रेरित महसूस करते हो और तुम्हारा मन स्थिर रहता है। इस अध्याय की मुख्य बातें: कामेच्छा सिर्फ शारीरिक भावना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इस ऊर्जा को रचनात्मक दिशा में मोड़ना सफलता की कुंजी है। महान लोग इस ऊर्जा को अपने काम में लगाते हैं, न कि सिर्फ सुख में। सपना और लक्ष्य स्पष्ट हो ताकि ऊर्जा उसी दिशा में बह सके। कला, सेवा और नेतृत्व इस रूपांतरण में मदद करते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपनी भावनाओं को समझो, उन्हें नियंत्रित करो और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ दो, तो तुम एक साधारण इंसान से असाधारण बन सकते हो। कामेच्छा की ऊर्जा को अगर सही दिशा मिले तो वह तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अध्याय 11: अवचेतन मन, भीतर की आवाज से जुड़ने की कला। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। एक होता है चेतन मन, जो सोचता है, निर्णय लेता है और तर्क करता है। दूसरा होता है अवचेतन मन, जो चुपचाप सब कुछ ग्रहण करता है और फिर उसी के अनुसार हमारे जीवन को आकार देता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही संदेश दें तो वह हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। कल्पना करो कि तुम रोज सोचते हो, मैं असफल हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। ये बातें तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और वह उसी के अनुसार तुम्हारे विचारों और कर्मों को दिशा देने लगता है। लेकिन अगर तुम रोज कहो, मैं सफल हूं, मेरे पास सब कुछ है, मैं अपने लक्ष्य को जरूर पूरा करूंगा,
तो वही बातें तुम्हारे अवचेतन मन में गहराई से उतरती हैं और तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। लेखक कहते हैं कि अवचेतन मन को भावनाओं के साथ दिए गए विचार ही प्रभावित करते हैं। अगर तुम सिर्फ शब्द बोलो लेकिन उसमें भावना न हो तो वह असर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम पूरे विश्वास और भावना के साथ कोई बात दोहराते हो तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अवचेतन मन दिन रात काम करता है। वह तुम्हारे अनुभवों, विचारों और भावनाओं को बिना रुके ग्रहण करता है। इसलिए जरूरी है कि तुम उसे सकारात्मक, स्पष्ट और प्रेरणादायक संदेश दो। यह संदेश तुम आत्मसंवाद, कल्पना और विश्वास के जरिए दे सकते हो। लेखक ने यह भी समझाया कि अवचेतन मन तुम्हारे शरीर पर भी असर डालता है। अगर तुम डरते हो तो शरीर में कमजोरी आती है। अगर तुम आत्मविश्वास से भर जाते हो तो शरीर में ऊर्जा आती है। इसलिए अवचेतन मन को सकारात्मक बनाना सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक लाभ भी देता है। एक और जरूरी बात यह है कि अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। एक दिन सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुम रोज अपने लक्ष्य को दोहराओ, उसे महसूस करो और उस पर विश्वास रखो, तो अवचेतन मन तुम्हारे लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगा। इस अध्याय की मुख्य बातें। अवचेतन मन चुपचाप काम करता है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। सकारात्मक और भावनात्मक विचार ही उसे प्रभावित करते हैं। आत्मसंवाद, कल्पना और विश्वास से अवचेतन मन को दिशा दी जा सकती है। अवचेतन मन शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। नियमित अभ्यास से ही अवचेतन मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने अवचेतन मन को सफलता, विश्वास और सकारात्मकता से भर दो तो वह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलेगा जो तुमने कभी सोचे भी नहीं थे। यह मन की वह गहराई है जहां से असली परिवर्तन शुरू होता है। अध्याय 12। मस्तिष्क, विचारों का प्रसारण और ग्रहण करने की शक्ति। हमारा मस्तिष्क एक ऐसा यंत्र है जो सिर्फ सोचता नहीं बल्कि विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण भी करता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि मस्तिष्क की शक्ति को अगर सही दिशा दी जाए तो यह हमें ऐसे अवसरों से जोड़ सकता है जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। कल्पना करो कि तुम किसी विचार पर बहुत गहराई से सोच रहे हो, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करने का। उसी समय कहीं दूर कोई और व्यक्ति भी उसी विषय पर सोच रहा है। अगर तुम्हारा मस्तिष्क खुला है तो तुम उसकी ऊर्जा को महसूस कर सकते हो। यह कोई जादू नहीं है बल्कि मस्तिष्क की सूक्ष्म तरंगों की शक्ति है। लेखक कहते हैं कि जब हम किसी विचार को गहराई से भावना के साथ सोचते हैं तो वह विचार एक ऊर्जा बनकर हमारे मस्तिष्क से बाहर निकलता है। यह ऊर्जा वातावरण में फैलती है और उन लोगों तक पहुंचती है जो उसी तरंग पर सोच रहे होते हैं। इसी तरह हम भी दूसरों की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि मस्तिष्क की शक्ति तब और बढ़ जाती है जब हम मास्टरमाइंड समूह में काम करते हैं। जब कई लोग एक ही लक्ष्य के लिए सोचते हैं तो उनकी मानसिक तरंगें एक दूसरे को मजबूत करती हैं। यह समूह एक ऐसा मानसिक वातावरण बनाता है जिसमें नए विचार, समाधान और प्रेरणा
जन्म लेती है। लेखक ने यह भी समझाया कि मस्तिष्क को सक्रिय रखने के लिए हमें सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखना चाहिए। अगर हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो मस्तिष्क की तरंगें कमजोर पड़ जाएंगी और हम अच्छे विचारों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक और जरूरी बात यह है कि मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें शांत समय, ध्यान और अभ्यास की जरूरत होती है। जब हम रोज कुछ समय अपने विचारों को साफ करने में लगाते हैं तो मस्तिष्क की ग्रहणशीलता और प्रसारण क्षमता बढ़ जाती है। इस अध्याय की मुख्य बातें: मस्तिष्क विचारों को भेजता और ग्रहण करता है। यह सिर्फ सोचने का यंत्र नहीं है। गहराई और भावना से सोचने पर विचार ऊर्जा बन जाते हैं जो दूसरों तक पहुंचते हैं। मास्टरमाइंड समूह मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है। सामूहिक सोच से नए विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच और स्पष्ट लक्ष्य मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं। नकारात्मकता इसे कमजोर करती है। ध्यान और अभ्यास से मस्तिष्क की तरंगें तेज होती हैं जिससे हम बेहतर सोच पाते हैं। अंत में लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों, स्पष्ट उद्देश्यों और भावनात्मक ऊर्जा से भर दो तो वह तुम्हें ऐसे विचार, अवसर और समाधान देगा जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मस्तिष्क वह पुल है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ता है और तुम्हारे सपनों को दुनिया से मिलाता है। अध्याय 13। छठी इंद्रिय, अंतर्ज्ञान की शक्ति। जब इंसान सोचता है, योजना बनाता है, मेहनत करता है और लगातार प्रयास करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे भीतर से एक संकेत मिलता है। यह संकेत कोई आवाज नहीं होती, कोई तर्क नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है कि यही सही है या अब यही करना चाहिए। यही है छठी इंद्रिय, जिसे हम अंतर्ज्ञान या भीतर की आवाज भी कहते हैं। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि छठी इंद्रिय कोई जादू नहीं है, बल्कि यह हमारे मन की गहराई में काम करने वाली वह शक्ति है जो अनुभव, भावना और विचारों के मिश्रण से जन्म लेती है। यह तब सक्रिय होती है जब हम अपने मन को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लेते हैं। इच्छा, विश्वास, आत्मसंवाद, कल्पना, योजना, निर्णय और दृढ़ता के माध्यम से। कल्पना करो कि एक व्यक्ति व्यापार में कोई बड़ा निर्णय लेने वाला है। उसके पास सारे आंकड़े हैं, सारी जानकारी है, लेकिन फिर भी वह उलझा हुआ है। तभी उसके मन में अचानक एक विचार आता है, बिना किसी तर्क के, लेकिन बहुत स्पष्ट। वह उस विचार पर काम करता है और सफल हो जाता है। यही है छठी इंद्रिय की शक्ति। लेखक कहते हैं कि यह शक्ति हर किसी के अंदर होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते। ये तभी जागती है जब मन शांत हो, सोच स्पष्ट हो और भावनाएं संतुलित हों। इसलिए ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच इस शक्ति को जगाने में मदद करते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि छठी इंद्रिय हमें खतरे से बचा सकती है, सही अवसर की पहचान करा सकती है और सही दिशा में प्रेरित कर सकती है। कई बार जब हम किसी काम को लेकर उलझन में होते हैं तो यह अंतर्ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है। लेखक ने यह भी समझाया कि छठी इंद्रिय कोई तर्क नहीं देती, बल्कि एक एहसास देती है। इसलिए इसे समझने के लिए हमें अपने मन को खोलना पड़ता है और उस संकेत को पहचानना पड़ता है जो भीतर से आता है।
इस अध्याय की मुख्य बातें। छठी इंद्रिय एक अंतर्ज्ञान है जो अनुभव और भावना से जन्म लेता है। यह शक्ति हर किसी के अंदर होती है, लेकिन जागती तब है जब मन प्रशिक्षित हो। यह संकेत देती है, तर्क नहीं। इसलिए इसे पहचानना सीखना जरूरी है। ध्यान, आत्मनिरीक्षण और सकारात्मक सोच इस शक्ति को जगाते हैं। छठी इंद्रिय सही निर्णय, अवसर और दिशा देने में मदद करती है। अंत में लेखक कहते हैं कि जब तुम अपने मन को पूरी तरह से प्रशिक्षित कर लेते हो, तो छठी इंद्रिय तुम्हारे जीवन में एक मार्गदर्शक की तरह काम करती है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें वहां ले जाती है जहां तर्क और अनुभव नहीं पहुंच सकते। यही है सोच से परे की सोच, जो तुम्हें असाधारण बना सकती है। अगर तुम इन 13 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लो, इच्छा से लेकर अंतर्ज्ञान तक, तो तुम सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, स्पष्टता और सफलता भी पा सकते हो। यह किताब कहती है, सोचो, महसूस करो, विश्वास करो और फिर वह बनो जो तुम बनना चाहते हो। सबसे पहले आता है इच्छा, सपना देखना और उसे इतनी गहराई से चाहना कि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाए। फिर आता है विश्वास, जो तुम्हें हर मुश्किल में यह यकीन दिलाता है कि तुम सफल हो सकते हो। इसके बाद है आत्मसंवाद, यानी खुद से बार बार अपने लक्ष्य की बात करना, ताकि वह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाए। फिर बात आती है विशेष ज्ञान की, सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि उस जानकारी की जो तुम्हारे लक्ष्य से जुड़ी हो। इसके बाद है कल्पना, जो तुम्हें नए रास्ते दिखाती है और तुम्हारे विचारों को आकार देती है। फिर आता है योजना बनाना, जिससे तुम्हारी इच्छा एक ठोस कार्य में बदलती है। निर्णय लेना जरूरी है, तेज और ठोस, ताकि तुम समय न गंवाओ। उसके बाद है दृढ़ता, यानी लगातार कोशिश करना, चाहे कितनी भी रुकावटें आएं। फिर आता है मास्टरमाइंड, यानी ऐसे लोगों का समूह जो तुम्हारी सोच को मजबूत करता है। एक गहरा अध्याय है कामेच्छा का रूपांतरण, जिसमें बताया गया है कि अगर तुम अपनी भावनाओं को रचनात्मक दिशा में मोड़ो, तो वही ऊर्जा तुम्हें महान बना सकती है। फिर आता है अवचेतन मन, जो तुम्हारे विचारों को गहराई से ग्रहण करता है और तुम्हारे जीवन को उसी दिशा में ले जाता है। मस्तिष्क एक ऐसा यंत्र है जो विचारों को प्रसारित और ग्रहण करता है। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो, तो तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हें नए अवसरों से जोड़ता है। और अंत में आता है छठी इंद्रिय, यानी अंतर्ज्ञान, वह भीतर की आवाज जो तुम्हें सही समय पर सही दिशा देती है।